Welcome to WeLearn, Virtual Learning Network. This is session number 6 of subject Home Science, and the name of the session is Religious and Social Awakening in Colonial India. Topics which we are going to cover in this session are society in the early 19th century, lack of education, position of women, desire to change, socio-religious awakening, the caste system, the prevalent religious practice, the educational scenario, socio-religious reforms of the 19th century, Muslim reform movement among the Parsis, impact of the reform movement on the Indian society. Now, the society in the early 19th century. This is the topic first of the session. The Indian society which you see in 2012 is very different from the one in the first half of the 19th century. Two major social causes prevalent in society's progress. These were lack of education and subordination of women. आज जो हम अपनी कंट्री को ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि 2014 में आज जो हम अपनी कंट्री को देख रहे हैं वो एंटायरली डिफरेंट है 19th सेंचुरी की कंट्री से। वहां पे दो तरह की ऐसे मेन सोशल इश्यूज थे जो कि हमारी सोसाइटी को प्रोग्रेस करने से रोकते थे। फर्स्ट वन इज दी लैक ऑफ एजुकेशन, हमारे पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं थी, एंड द सेकेंड वन इज सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन डोमिनेंस बहुत ज्यादा थी। So let's discuss the lack of education first. In India also, education was limited to a handful of men belonging to the upper caste. Brahmins in India had access to the Vedas, which were written in Sanskrit. It was a language known to them. Even ideas like liberty, equality, freedom and human rights were introduced in the Europe by various revolutions which took place there. Now, यूरोपियन कंट्रीज की तरह इंडिया में भी एजुकेशन जो थी वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थी। ये सिर्फ और सिर्फ अपर क्लास के लिए लिमिटेड थी, और अपर क्लास में भी जो जेंडर मेल है उसके लिए ये लिमिटेड थी। ब्राह्मण्स वेदास पढ़ते थे जिसका एक्सेस सिर्फ संस्कृत में किया जाता था, और संस्कृत भाषा सिर्फ ब्राह्मण्स को ही आती थी। इवन जो हमारे कंसेप्ट लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, ये सब भी कहाँ सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुए थे? यूरोप में। नाउ द पोजीशन ऑफ वुमेन, सर्टेन सोशल प्रैक्टिसेस लाइक फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा एंड पॉलीगैमी वर प्रेवलेंट इन द सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। Now, कुछ ऐसे सोशल प्रैक्टिसेस थी लाइक गर्ल चाइल्ड, इन्फेंट गर्ल चाइल्ड, नई पैदा हुई लड़की को मार देना, बाल विवाह करना, सती प्रथा, एक से ज्यादा पत्नियां या एक से ज्यादा पति होना, ये कुछ ऐसी प्रथाएं थी जो इंडियन सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा कॉमन थी। फीमेल इन्फेंटिसाइड्स और killing of the girl child was a very common practice because हमारी कंट्री हमेशा से ही मेल डोमिनेटिंग कंट्री रही है, तो यहाँ पे गर्ल चाइल्ड को मार देना एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस रही थी। लड़कियां बोझ समझी जाती थी, उनकी शादी करनी है तो वो घर वालों पे बोझ है, वो दूसरे घर चली जाएंगी तो हमारे घर में उनकी रिलायबिलिटी क्या रह जाएगी, इस वजह से उनको मार दिया जाता था। Thus, in general, women had a subordinate position in the society. साथ ही साथ एक वुमेन को समाज में नीचा दर्जा दिया जाता था। The fear of the invader and loss of the family honor was one reason. Desire to change socio-regional awakening. Reformers like Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Swami Dayanand, Saraswati, Jodhabhai Phule, Sir Syed Ahmad Khan and Pandita Ramabai understood that ignorance and backwardness in the society was responsible for hindering its progress and development. ये कुछ ऐसे रिफॉर्मर्स थे जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, सर सैयद अहमद खान,
पंडिता रामाबाई, इन्होंने ये समझा, ये रियलाइज किया कि सोशल बैकवर्डनेस और लैक ऑफ एजुकेशन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी कंट्री को प्रोग्रेस नहीं करने दे रहे, एक डेवलपिंग कंट्री में कन्वर्ट नहीं होने दे रहे हैं. The desire to reform the society was so strong that these reformers were now ready to face the challenges as well as resistance from the orthodox Indian. अब ये चेंज बहुत ही ज्यादा जरूरी था हमारी सोसाइटी में, जिसके लिए इन सभी रिफॉर्मर्स ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, ऑल्दो ये जानते थे कि इनको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करने पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ अपने इंडियन ऑर्थोडॉक्स की वजह से. The caste system. Hindu society was based on Varna system, that is Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra. According to this system, people were divided on the basis of their occupation. This created inequality in society. It also led to the exploitation of the lower castes. Organizations such as Brahmo Samaj, Arya Samaj, Prarthana Samaj, Ramakrishna Mission and reformers like Jyotiba Phule, Pandita Ramabai, Mahatma Gandhi and many others strongly protested against its rigidity. अब यूजुअली हमारी जो एंटायर हिंदू सोसाइटी है वो 4 वर्गों में डिवाइडेड है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. अब इनको अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन उनको डिवाइड कर दिया गया है. ब्राह्मण्स का काम है पंडिताई करना, क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, वैश्य का काम है बिजनेस करना और शूद्र का काम है नीच जात के काम करना. अब इस तरह की इनइक्वालिटी से हमारी जो लोअर कास्ट है उसका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. ऑर्गेनाइजेशंस में हमारी ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामाकृष्ण मिशन, ये सब किन रिफॉर्मर्स के अंडर काम कर रहे हैं? ज्योतिबा फूले, पंडिता रामाबाई, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद. इन सब ने इन चीजों का बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया और बहुत ही स्ट्रांगली रिजिड रहे इसके अगेंस्ट. द प्रेवलेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस. Our reformers were deeply rooted in Indian tradition and philosophy and had a sound knowledge of its scriptures. The reformers wanted society to accept the rational and scientific approach. They also believe in the principle of human dignity and society, equality of all men and women. अब हमारे जो रिफॉर्मर्स थे उनको ये वो इंडियन ट्रेडिशन और फिलॉसफी दोनों की ही उन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज थी, तो उनको पता है कि कहाँ पे हमारे स्क्रिप्चर्स जो है वो हर्ट हो सकते हैं या जहाँ पे हमारे स्क्रिप्चर्स जो है उनको हमने फॉलो नहीं किया है, उनको कंप्लीट नॉलेज थी. द रिफॉर्मर्स वांटेड सोसाइटी टू एक्सेप्ट द रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच. अब ये रिफॉर्मर्स चाहते थे कि हमारी सोसाइटी जितनी भी मॉडर्न अप्रोच है, रैशनल अप्रोच है या साइंटिफिक अप्रोच है, उसको अडॉप्ट करके थोड़े मॉडर्नाइज हो जाए. दे ऑल्सो बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी. वो चाहते थे ह्यूमन डिग्निटी, मान सम्मान भी बना रहे. इसके लिए बहुत जरूरी है मेन और वुमेन इक्वालिटी जनरेट करना. The educational scenario. In the 19th century, education was imparted in the traditional pathshalas, madrasa, mosque and gurukuls. 19th century में हमारी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन दी जाती थी वो पाठशालास में, मद्रासास में, मस्जिदों में या गुरुकुल्स में दी जाती थी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैड नो प्लेस इन द करिकुलम. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को पता ही नहीं था, तो ये हमारे रूटीन प्लान्स में भी नहीं थी. In certain community, girls were not allowed to be educated. It was thought that educated women would soon become widower after marriage. हमारी ये एक प्रथा मानी जाती थी कि अगर लड़की को पढ़ाया जाए तो वो बहुत ही शादी से बहुत जल्दी ही विधवा हो जाती है. Now the socio-religious reforms of the 19th century. Raja Ram Mohan Roy, he founded Brahma Samaj in 1828.
He was the first person to take an initiative to challenge the practice of sati, and it soon became his lifelong crusade. Now, राजा राम मोहन रॉय, जो कि ब्रह्म समाज के फाउंडर हैं, इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की फाउंडेशन रची थी और ये चाहते थे, वॉज द फर्स्ट पर्सन, ये पहले पर्सन थे जिन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था, उसको फॉलो किया था और साथ ही साथ सती प्रथा जो थी उसको खत्म करने के लिए इनिशियलाइज किया था. He strongly advocated the learning of English language, literature, scientific advancement and technology to modernize India. Ishwar Chandra Vidyasagar. The first Hindu Widow Remarriage Act was introduced in 1956 owing to his relentless efforts. Now, Ishwar Chandra Vidyasagar ने सबसे पहले Widow Remarriage Act 1856 में बनाया था. He also protested against child marriage and campaigned against polygamy. उन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट और पॉलीगैमी के अगेंस्ट भी उन्होंने कुछ प्रोटेस्ट किए थे. He helped in opening approximately 35 girls' schools in Bengal. Swami Dayanand Saraswati. The Arya Samaj founded by Swami Dayanand Saraswati in 1875 undertook the task of reforming Hindu religion in North India. It fought untouchability and the rigidity of the hereditary caste system and promoted social equality. Some of Swami Dayanand's followers later started a network of schools and colleges called DAV, Dayanand Anglo-Vedic. Now, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की फाउंडेशन की थी, नींव रखी थी और इन्होंने ये 1875 में आर्य समाज एग्जिस्टेंस में आया था. स्वामी दयानंद ने छुआछूत के प्रति, कास्टिज्म के प्रति प्रोटेस्ट किया था और स्वामी दयानंद के फॉलोअर्स ने उनके नाम से कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस का नेटवर्क बनाया. Ramakrishna Paramahansa and Swami Vivekananda. Now, Ramakrishna Paramahansa highlighted the essential unity of religions and need to lead a spiritual life. रामाकृष्ण परमहंसा ने ये कहा था कि अगर हम अपने जीवन को सक्सेसफुली शांतिपूर्वक व्यतीत करना चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक साथ रहना होगा. सभी धर्म एक है और अपनी जो जिंदगी है उसको एक स्पिरिचुअल लाइफ बना के रहना चाहिए. He believed that the different religions of the world are only different ways to reach the same God. उनका मानना ये था कि भगवान एक है. डिफरेंट रिलीजन जो है उस एक भगवान, उस एक सुपर पावर के पास पहुंचने के डिफरेंट मोड्स हैं. स्वामी विवेकानंद वॉज हिज फॉरमोस्ट डिसाइपल. विवेकानंद स्वामी परमहंसा के डिसाइपल थे, उनके फॉलोअर थे, उनके शिष्य थे. सर सैयद अहमद खान. Sir Syed Ahmad Khan believed that the religious and social life of the Muslim could be improved only by imbibing modern Western scientific knowledge and culture. His major concern was the removal of social and educational backwardness among the Muslims. Sir Syed Ahmad Khan का मेन मोटिव था कि मुस्लिम्स की सोशल लाइफ को भी इम्प्रूव किया जा सकता है, उनको भी साइंटिफिक नॉलेज, उनको भी हम नए कल्चर, वेस्टर्न कल्चर से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. उनका मेन मोटिव था सोसाइटी से एजुकेशनल बैकवर्डनेस को दूर करना, मुस्लिम कम्युनिटी से एजुकेशनल बैकवर्डनेस को रिमूव करना उनका मेन मोटिव था. He worked hard to raise the status of the Muslim woman. Jyotirao Govindrao Phule. Jyotirao Govindrao Phule was from Maharashtra, worked to attain equal rights for peasant and the lower caste. ज्योतिबाई फूले ने
जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, उन्होंने किसानों और लोअर कास्ट के लिए इक्वल राइट्स के लिए प्रोटेस्ट किए. He and his wife Savitabai Phule are most known for their efforts to educate women and the lower caste as well as the masses. ज्योतिराव गोविंदराव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले जो है, उनका एजुकेशन फील्ड में नाम है और वो वुमेन एजुकेशन या लोअर कास्ट एजुकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे. In September 1873, Jyoti Rao, along with his follower, formed the Satya Shodhak Samaj, Society of Seekers of Truth. Justice Mahadev Govind Ranade established the Pune Sarvajanik Sabha and the Prarthana Samaj in 1867 in Bombay to bring out religious reforms. It sought to remove caste restriction, abolish child marriage, the shaving of widow's head, the heavy cost of marriages, and other social functions, encourage education of women and promote widow remarriage. महादेव गोविंद रानाडे ने ज्यादा फोकस किया था कि बाल विवाह को खत्म कर दिया जाए, विडोअर्स के बाल कटवाने बंद किए जाए, डाउरी सिस्टम को रिड्यूस किया जाए और साथ ही साथ उन्होंने एनकरेज किया था कि वुमेन एजुकेशन जो है या विडो रिमैरिज जो है इसको प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज इनकी ग्रोथ से ही हमारी कंट्री की ग्रोथ हो सकती है. पंडिता रामाबाई. In Maharashtra, Pandita Ramabai, a renowned social reformer, fought for the rights of women and spoke against the practice of child marriage. पंडिता रामाबाई बहुत ही वेल नोन है महाराष्ट्र में, जिन्होंने वुमेन राइट के लिए और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट बहुत से प्रोटेस्ट किए थे. She also wrote many books showing the hard life of women, including child brides and child widows. Annie Besant. Annie Besant was a member of Theosophical Society and came to India for the first time in 1893. Besant opened a college for boys, the Central Hindu College at Banaras, based on Theosophical principles with the aim to build a new leadership for India. Annie Besant, she is the founder of Hindu College in Banaras. Muslim Reform Movement. A few movements were launched which aimed to spread modern education and removing social practice like polygamy. The Mohammedan Literacy Society of Calcutta was founded by Abdul Latif in 1893. It also played an important role in promoting Hindu-Muslim unity. Main Muslim Reform Movement का main मोटो जो था वो था एजुकेशन प्रोवाइड करना, पॉलीगैमी को रिमूव करना और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करना. द अकाली रिफॉर्म मूवमेंट. द फॉर्मेशन ऑफ द टू सिंह सभाs at Amritsar and Lahore in the 1870s was the beginning of religious reform movement among the Sikhs. In 1920, the Akali movement, which rose in Punjab, started the cleansing of the management of the Gurudwaras or Sikh Sarins. Reform movement among the Parsis. Nehruji, Fordonji, Dadabhai Nehruji, S.S. Benegal and other began religious reform among the Parsis in Mumbai in the middle of the 19th century. They also campaigned against the orthodox practices in Parsi religion. Impact of the reform movement on Indian society. Indian society पे reform movements के main impacts क्या थे? The reform movement were able to create socio-religious consciousness among the Indian during the 19th century. All the movements worked to improve women's status and criticize the caste system.
especially the practice of untouchability. These movements looked for social unity and strived towards liberty, equality, and fraternity. Now, in the last, there are a few questions which are based on this session. Question number 1 is, explain the social practice that existed in 19th century India. Why do you think reforms were needed to awaken the society? Why do you think that the social reform movement had no meaning without religious reforms? Do you think reformers were able to bring change in the Indian society? That's all for this session. Thank you. Happy learning. We learning.